आज हम लोग सॉल्यूशन के अंतर्गत एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट पढ़ेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टीज होता है जिसको नाम देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे निर्भर करता है। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल में परिवर्तन होता है तो फिर इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी परिवर्तित होंगे। तो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं किस पर? ये एप्लीकेबल होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट पर लागू होते हैं, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट अगर हम इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो इसमें ना तो कोई डिसोसिएशन होता है और ना ही कोई एसोसिएशन होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये होता है हमारा ग्लूकोज, ये हो गया यूरिया, ये हमारे क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होते हैं। तो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगे ये सारे के सारे एप्लीकेबल होंगे किस पर? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट पर एप्लीकेबल होंगे। अगर मान लो सॉल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, या ये कहो कि सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में डिसोसिएट कर जाता है या फिर क्या होगा एसोसिएट कर जाता है, तो उस स्थिति में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल में परिवर्तन हो जाता है और इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगे और साथ साथ इसके मॉलिक्यूलर वेट भी चेंज हो जाएंगे। जैसे मान लो ये मान लेते हैं कि इफ सॉल्यूट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट डिसोसिएट कर जाता है तो डिसोसिएट करेगा तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीजेज। सॉल्यूट पार्टिकल क्या होंगे? इंक्रीज कर जाएंगे और सारे के सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे? ये परिवर्तित हो जाएंगे। और ये हमने देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मॉलिक्यूलर वेट के। ये कहते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मॉलिक्यूलर वेट के। ये हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत जहां इंडिविजुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे ये इंडिकेट होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे मान लीजिए हमने ये पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 बाई PS अपॉन P0, ये होता है हमारा क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये बराबर होता था किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। इसको हम इंडिकेट करते थे W1 बाई M1 इंटू M2 बाई W2। यहाँ देखो M1 ये इंडिकेट करता है किसको? ये इंडिकेट करता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के। दूसरा हमने याद करो ये पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में मॉलिक्यूलर वेट ये आ रहा था KB इंटू 1000 इंटू A अपॉन ये होता था आपका डेल TB इंटू M और इंटू B। अब देखिए ये हो जाएगा डेल TB इंटू B इतने के बराबर। ये हो गया आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और ये हो गया आपका क्या? मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ भी देखो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का बात करें तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में भी ये होता था M बराबर KF इंटू 1000 इंटू A अपॉन डेल
TF इंटू बी। देखिए यहाँ भी ये हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और मान लो ये एक और पढ़े थे जिसका नाम था ऑस्मोटिक प्रेशर, M बराबर होता था WRT/πV। ये पाई होता है हमारा क्या, ये पाई होता था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, और M ये हो गया हमारा क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ये इंडिकेट होता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के। और सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ज्ञात करते हैं। अगर मान लो सॉल्यूट हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में इसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ये समान रहेंगे और सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान समान होगा, मॉलिक्यूलर वेट के मान समान होंगे। लेकिन अगर सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट कर जाता है तो उस स्थिति में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल में अंतर होगा, इससे इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज परिवर्तित होंगे और साथ साथ इसका मॉलिक्यूलर वेट भी परिवर्तित होगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो मॉलिक्यूलर वेट प्राप्त होता है, अगर सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट कर जाए तो ये नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट से क्या होगा, ये अलग आएगा। और इसी मॉलिक्यूलर वेट में जो अंतर होते हैं इसी को नाम देते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको ये देखते हैं कि सॉल्यूट अगर एसोसिएट कर जाते हैं या फिर डिसोसिएट कर जाते हैं तो उस स्थिति में इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब जैसे मान लो हम एग्जाम्पल ये लेते हैं, एक सॉल्यूट लेते हैं KCl। अब ये पोटासियम क्लोराइड, इसको अगर हम सॉल्वेंट में डालते हैं, जल में डालते हैं, तो ये आयोनाइज होकर दे देगा क्या, K++Cl-। तो अगर सॉल्यूट डिसोसिएट कर जाता है, तो अगर ये पूर्ण रूप से डिसोसिएट कर जाए तो एक पार्टिकल या एक मोल चेंज हो जाएगा, किसमें, 2 मोल में। तो सीधा यहां क्या हो जाएगा कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिकम्स डबल। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। और अभी हमने कहा था कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, मॉलिक्यूलर वेट ये हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से अगर हम KCl का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करें तो ये इसके नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट का क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्राप्त करेंगे वो ऑब्जर्व वैल्यू का क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। यह भी चीज संभव हो सकता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में एसोसिएट कर जाए। जैसे मान लो एज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक होता है एसिटिक एसिड या ये भी ले सकते हो बेंजोइक एसिड। ये क्या करते हैं, एसोसिएटेड इन बेंजीन, ये बेंजीन में एसोसिएट कर जाएंगे। और जब ये एसोसिएट करेंगे तो क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाएगी। जैसे मान लो ये हो गया आपका CH3, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड, ये CH3, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ये हो गया एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का देखो ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। अब ये
ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे और इस तरह से एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बेंजीन में डाइमराइज कर जाएंगे। और ठीक यही चीज बेंजोइक एसिड के साथ भी होता है। अगर यहां हम फिनाइल ग्रुप रख दें तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो ये कह सकते हो कि एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड ये क्या करते हैं, डाइमराइजेस इन बेंजीन। तो जब ये डाइमराइज करेंगे तो सीधा है कि जब ये डाइमराइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके, सॉल्यूट के, ये क्या हो जाएगा, बिकम्स हाफ। ठीक, जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हाफ हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये भी क्या हो जाएंगे, ये हाफ हो जाएंगे। और इस तरह से अगर आप इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ज्ञात करते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में एसोसिएट या डिसोसिएट करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो मॉलिक्यूलर वेट हम प्राप्त करते हैं, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट से अलग होते हैं और इसी चीज को नाम देते हैं क्या, हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। जैसे मान लो हमने KCl का उदाहरण लिया, अब KCl का अगर मॉलिक्यूलर वेट काउंट करो तो KCl का हो गया क्या 39 और क्लोरीन का हो गया क्या 35.5, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये हो जाएगा 40 70, ये हो जाएगा 74.5 ग्राम पर मोल। तो अगर मान लीजिए पोटासियम क्लोराइड को अगर हम जल में डिसॉल्व करते हैं, चाहे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से या ऑस्मोटिक प्रेशर से, इसका अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करते हैं तो ये बट नेचुरल होगा कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 74.5 से क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। अगर ये 100% डिसोसिएट होते हैं तो जस्ट मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। अगर मान लो इसके डिसोसिएशन में अमाउंट, परसेंटेज अमाउंट अगर मान लीजिए 40% डिसोसिएट होता है, 60% डिसोसिएट होता है, तो उसी के क्रॉसपॉन्डिंग इसका मॉलिक्यूलर वेट भी परिवर्तित होगा और यही मॉलिक्यूलर वेट कहलाते हैं क्या, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कहलाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर मान लो ये कंपाउंड हमारा हो गया एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करें तो ये हो गया 12 और 3 15 और 1 16 और ये हो गया 32 48 2 50 60, ये होगा 60 ग्राम पर मोल। तो अगर एसिटिक एसिड बेंजीन में डाइमराइज करते हैं तो उसके बाद हम लोग किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करें तो बट नेचुरल है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 से क्या होगा, अधिक होगा। अगर ये 100% डाइमराइज कर जाते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट जो हम प्राप्त करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ये क्या होगा 120 के बराबर होगा। और अगर मान लो डाइमराइजेशन का परसेंटेज कम होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेंगे और यही कहलाता है हमारा क्या, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय एनी ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम्स आउट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो मॉलिक्यूलर वेट प्राप्त करेंगे ये थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के समान नहीं होगा और इसी चीज को हम नाम देते हैं क्या, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको पहले ये कह रहे हैं कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट क्या होता था, तो ये कह सकते हो कि इसको ये डिफाइन कर सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ
substance determined by any of the colligative properties, any of the colligative properties comes out of different from the theoretical value इसी को हम नाम देते हैं क्या, ये कहेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कहेंगे। अब ये था कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट के कारण क्या होते हैं। ये मॉलिक्यूलर वेट ये डिपेंड करता था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे निर्भर करते थे। अगर सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट करते थे तो उस स्थिति में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल में परिवर्तन होता था और मॉलिक्यूलर वेट या नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट या थ्योरेटिकल वैल्यू से अलग आते थे। तो पहला तो कारण ये हो जाएगा कि सॉल्यूट ये सॉल्यूशन में ना तो डिसोसिएट करने चाहिए और ना ही एसोसिएट करने चाहिए। अगर ये एसोसिएट या डिसोसिएट करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट में परिवर्तन होगा। दूसरा इसका कारण ये होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होते हैं आइडियल सॉल्यूशन पर। तो अगर सॉल्यूशन हमारा नॉन आइडियल होता है तो फिर उस स्थिति में मॉलिक्यूलर वेट हमारा क्या होगा, ये थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर नहीं होगा। तो इस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट का कारण क्या होगा, ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट के कारण क्या होंगे। सबसे पहला तो ये होगा कि सॉल्यूट, ये कह सकते हो कि सॉल्यूट डज नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। और दूसरा ये हो जाएगा कि सॉल्यूशन क्या होगा, ये अगर नॉन आइडियल हो। तो अगर नॉन आइडियल हो तो उस स्थिति में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मॉलिक्यूलर वेट प्राप्त होंगे ये थ्योरेटिकल वैल्यू से अलग होंगे और इसी को नाम देते थे क्या, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। अब ये है कि अगर मान लीजिए सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट करते हैं तो उस स्थिति में मॉलिक्यूलर वेट हमारा क्या होगा, ये अलग आएगा। सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होंगे ये अलग आएंगे। लेकिन जो सॉल्यूट होते हैं इनका डिसोसिएशन या एसोसिएशन किसी निश्चित क्रम में होता है। जैसे मान लो एज फॉर एग्जाम्पल अगर पोटासियम क्लोराइड हमारा सॉल्यूट है तो ये आयोनाइज होकर देगा क्या, K++Cl-। अगर हम 1 मोल सॉल्यूट लेते हैं और ये पोटासियम क्लोराइड अगर 100% आयोनाइज होते हैं तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। अगर मान लो इनका परसेंटेज डिसोसिएशन मान लो 10% हो, 20% हो, 30% हो, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर को काउंट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि इसमें कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज होता है। अगर मान लीजिए हमने ये कहा था कि एसिटिक एसिड ये क्या होते हैं, एसिटिक एसिड बेंजीन सॉल्यूशन में डाइमराइज कर जाते हैं। तो बेंजीन सॉल्यूशन में अगर ये डाइमराइज करेंगे तो बट नेचुरल है कि 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। तो हम इससे भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का इंडिकेशन या ये कहिए कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को बता सकते हैं। तो जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को बता सकते हैं तो इसके कारण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो चेंज होता है इसको अगर हम ऐड कर दें तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट के लिए भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, इनका नाम था भान टॉफ। भान टॉफ ने एक
करेक्शन टर्म दिया, जिस करेक्शन टर्म को हम आई से इंडिकेट करते हैं, और ये आई कहलाता है क्या, ये आई कहलाता है हमारा भान टॉप्स फैक्टर कहलाता है, ये आई कहलाएगा, भान टॉप्स फैक्टर कहलाएगा। और इस आई को अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें तो सारे के सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये एप्लीकेबल हो जाएंगे, वैसे सॉल्यूट पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा जो एसोसिएट या डिसोसिएट करेंगे। तो अब भान टॉप्स फैक्टर ये बराबर होता है, इसको ये कहते हो इट इज द रेशियो ऑफ, ये कह सकते हैं ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन नॉर्मल वैल्यू, अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉर्मल वैल्यू ऑफ सेम, या ये कह सकते हो सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके रेशियो को हम नाम देते हैं क्या, भान टॉप्स फैक्टर कहते हैं। अब ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगा जो हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से प्राप्त होगा, या ये कहो कि जब सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट करेंगे तो उस स्थिति में ये हमको प्राप्त होगा। और दूसरा जो नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू क्या होगा कि जब ये एज्यूम करके चलेंगे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में ना तो एसोसिएट करते हैं और ना ही डिसोसिएट करते हैं। अब देखिए इसको हम भान टॉप्स फैक्टर को और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये हमने कहा था कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, याद कीजिए ये देखे थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते थे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते थे किसके, मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते थे। तो हम आई बराबर ये भी कह सकते हैं, ये हो जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये हो जाएगा नॉर्मल, या फिर इसको ये कहो कैलकुलेटेड एटॉमिक मास बटा ये क्या हो जाएगा एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, या फिर ये हो जाएंगे क्या ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, इसके बराबर हो जाएगा। तो देखो नॉर्मल मॉलिक्यूलर, नॉर्मल या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड क्या करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो हम नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को ये कर सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो आई बराबर ये भी हो सकता है कि इसको सब्स्टिट्यूट कर दो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और एबनॉर्मल के जगह ये लिख देंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन।
अब ये हमारे पास अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो दोनों तरह के, ऑब्जर्व और नॉर्मल, तो इसके रेशियो से भी हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, भांट ऑफ फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लो मॉलिक्यूलर मास है तो भी ज्ञात कर सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर एंड आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ज्ञात हो तो भी भांट ऑफ फैक्टर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि सॉल्यूट या तो डिसोसिएट करे या एसोसिएट करे या नॉर्मल रहे। तो अगर मान लो नॉर्मल रहता है, इसमें ना तो एसोसिएशन होता है और ना ही डिसोसिएशन, तो फिर उस स्थिति में ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और I का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर ये डिसोसिएट या एसोसिएट करते हैं तो इस स्थिति में वैल्यू ऑफ I आइदर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 हो सकता है। अगर मान लो डिसोसिएट करता है तो डिसोसिएट करता है तो I का मान क्या हो जाएगा, मोर देन 1 हो जाएगा, और अगर एसोसिएट करता है तो I का मान क्या हो जाएगा, ये लेस देन 1 होगा। अब ये देखते हैं कि अगर सॉल्यूट डिसोसिएट करता है तो क्या होता है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या हो, डिसोसिएट कर जाए, तो फिर उस स्थिति में हम एसोसिएशन या डिसोसिएशन किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला तो ये होगा कि इफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन, जैसे मान लो कोई सॉल्यूट A है, ये डिसोसिएट किया किसमें, Na में। N यहाँ ये देगा कि आफ्टर डिसोसिएशन ये कितने टाइम्स ये चेंज होते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो NaCl, तो ये आयोनाइज होकर देगा क्या, Na++Cl-। अब देखिए NaCl के लिए N का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मान लो इनिशियल प्रारंभ में इसका मान लीजिए 1 मोल है, अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ तो ये हो गया 0। अगर मान लो आफ्टर डिसोसिएशन, अब मान लेते हैं कि ये डिसोसिएट कर गया, तो इसका अल्फा मोल डिसोसिएट किया तो ये बचेगा क्या, 1 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा आपका कितना, N अल्फा। नंबर ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन कितना लिए थे हम, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, ये हो गया क्या, 1। और अगर आफ्टर डिसोसिएशन देखना चाहते हो तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, ये हो जाएगा, देखो ये है 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। I बराबर क्या था, ये था नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, तो I बराबर होगा 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा अपॉन क्या था, नंबर ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, ये हो गया कितना, 1। अब देखिए हम इसको ये लिख सकते हैं, I इसको इधर ले जाओ, -1 बराबर ये हो जाएगा आपका N अल्फा माइनस अल्फा, N अल्फा माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा, देखिए I-1 अल्फा कॉमन ले लो, ये हो जाएगा N-1, और अल्फा का मान निकाल लो, ये हो जाएगा I-1 अपॉन N-1, और ये अल्फा होता है क्या, ये अल्फा हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अगर मान लो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज डिसोसिएशन आ जाएगा, ये होगा परसेंटेज डिसोसिएशन, ये होगा अल्फा इंटू 100। और इस तरह से ये हम इंडिकेट कर देंगे कि सॉल्यूट हमारा कितना % डिसोसिएट किया है। दूसरा ये है कि अगर मान लो ये हो जाए कि इफ सॉल्यूट डिसोसिएट नहीं, इस बार लेते हैं एसोसिएटेड
इन सॉल्यूशन, अगर मान लो सॉल्यूट एसोसिएट कर जाए, यानी ए है तो ये बन जाएगा AN। अब देखिए इनिशियल 1, ये हो गया 0। अब दूसरा देखो आफ्टर एसोसिएशन, ये हो जाएगा अल्फा मोल इसका एसोसिएट किया 1 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा क्या N अल्फा। अब निकाल लो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन, ये कितना हो गया 1। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। I बराबर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा बाई 1। अब ये देखिए 1 को इधर ले आओ, I माइनस 1, ये होगा N अल्फा प्लस अल्फा N अल्फा माइनस अल्फा होगा, और ये हो जाएगा आपका देखिए I माइनस 1 बराबर, ये हम कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन ले, गलती हो गया, ये होगा अल्फा बाई N अल्फा नहीं होगा, ये होगा अल्फा बाई N, ये होगा अल्फा बाई N। अल्फा कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 बाई N माइनस 1, और इस तरह से अल्फा बराबर हो जाएगा आपका I माइनस 1 अपॉन 1 माइनस N माइनस 1। ये हो जाएगा आपका क्या एसोसिएशन के लिए, और ये अल्फा हो जाएगा आपका क्या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये इंडिकेट करेगा किसको, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि अगर सॉल्यूट हमारा डिसोसिएट या एसोसिएट हो तो हम इससे परसेंटेज एसोसिएशन या डिसोसिएशन बता सकते हैं। अगर मान लीजिए सॉल्यूशन का निर्माण हो, सॉल्यूट हमारा एसोसिएट या डिसोसिएट होता है, तो उस स्थिति में कितना परसेंट एसोसिएशन है, कितना परसेंट डिसोसिएशन है, तो हम I का मान या भांटोव फैक्टर का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। और भांटोव फैक्टर का मान ज्ञात कर लेंगे तो हम लोग नन इलेक्ट्रोलिटिक या ये कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान ज्ञात कर लेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इस तरह से अगर जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इसमें अगर हम भांटोव फैक्टर को से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये किस चीज के मान को बता देगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट के लिए भी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मान को बता देगा। तो ये कह सकते हैं कि ये कहो कि फॉर substance undergoes association or dissociation in solution, the various expression of colligative properties modified as। अगर मान लीजिए सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होंगे इसको इस रूप में मॉडिफाई करेंगे। देखो हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर ये होता था x2। यहाँ x2 इंडिकेट करता था किसको, याद करो, मोल
फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को। तो अगर सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट कर जाते हैं तो फिर उस स्थिति में हम ये करेंगे भांट ऑफ फैक्टर से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये एप्लीकेबल हो जाएगा किसके लिए कि अगर सॉल्यूट सॉल्यूशन में एसोसिएट या डिसोसिएट कर जाए। दूसरा देखो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारा क्या था, ये था के बी इंटू एम। एम स्टैंड करता था किसको, मोलालिटी को। तो ये था किसके लिए, नन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट कर जाए तो फिर इसमें भांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सूत्र मॉडिफाई हो जाएगा। ये हो जाएगा डेल टी एफ, ये होगा आई इंटू के एफ इंटू एम। और ऑस्मोटिक प्रेशर में मॉलिक्यूलर वेट, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए याद करो कि पाई इक्वल टू होता था क्या, सी आर टी। और इसका एक लिमिटेशन ये भी कहे थे कि ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन होता था। तो जो भी सॉल्यूशन प्रत्येक टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर इसका पालन करते थे ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाते थे। लेकिन इसके लिमिटेशन में हमने एक चीज ये भी कहा था कि अगर सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट करते हैं तो फिर उस स्थिति में ये इस इक्वेशन का पालन नहीं करेंगे। तो अगर डिसोसिएट या एसोसिएट करते हैं तो फिर इसमें हम भांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, इसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा। जब सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट करते हैं तो उस स्थिति में हम लोग इस मॉडिफिकेशन के द्वारा जो रिलेशन प्राप्त करते हैं इससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि इसको एप्लीकेबल किस तरह से करेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको एप्लीकेबल करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 2.0 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड dissolves in 25.0 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, इसको हम लोग क्या करते हैं 25 ग्राम बेंजीन में घुला देते हैं। सो ए डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट, सो a depression in freezing point observed is equal to 1.62 K। ये दिया है KF फॉर बेंजीन, ये है 4.9 K किलोग्राम मोल इनवर्स। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड। साथ में ये भी ये लिख लो कि इफ बेंजोइक एसिड डाइमराइजेस इन बेंजीन। देखो ये कहता है कि बेंजोइक एसिड 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को हम लोग 25 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें डिप्रेशन होता है कितना 1.62 K का। बेंजीन के लिए KF का मान दे रहा है 4.9। अब ये कहता है कि ये जानते हैं कि बेंजोइक एसिड बेंजीन में एसोसिएट कर जाता है या डाइमराइज कर जाता है, यानी 2 मोल बेंजीन मिलकर 1 मोल का निर्माण करेंगे। तो ये कहता है कि बताइए इसका परसेंटेज एसोसिएशन कितना होगा।
अभी हमने देखा था कि अगर इस चीज को हम लोग एप्लीकेबल करते हैं, तो अगर एप्लीकेबल करोगे कि अगर सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट करते हैं तो फिर उस स्थिति में हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज एसोसिएशन या डिसोसिएशन का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, आई का मान चाहिए। देखिए अब आई का अगर मान चाहिए तो एक तो हम बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। सीधा देखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का होता है C6H5COOH। इसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करें तो ये आता है कितना, 122 ग्राम पर मोल। देखिए ये जो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट था ये क्या था, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास था। अब ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करो। देखो क्या दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट, चलिए 2.0 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट ये हो गया 25.0 ग्राम। डेल टी ये क्या होता है, डेल टी एफ 1.62 के, और के एफ का मान दिया है 4.9 के किलोग्राम मोल इनवर्स। अब देखो सूत्र क्या था हमारा, m बराबर क्या था, के एफ इंटू ए इंटू 1000 अपॉन डेल टी एफ इंटू बी। अब देखिए के एफ का मान कितना है, के एफ का मान है 4.9, ए होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, ये कितना है 2 ग्राम गुना 1000, डेल टी एफ इसका मान है 1.62, बी होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया कितना 25। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 242 ग्राम मोल इनवर्स। देखो बेंजोइक एसिड इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना, ये होगा तुम्हारा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 122, आ रहा है कितना 242, लगभग जो होगा ये डबल। तो अब ये निकालते हैं I बराबर क्या था, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास 122 बटा ये क्या था, ऑब्जर्व्ड या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये होता था कितना 242, ये लगभग हो जाएगा 0.504 के, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, परसेंटेज एसोसिएशन। देखो परसेंटेज एसोसिएशन अल्फा बराबर अभी हमने निकाला था I-1 1-n-1। अब ये था कि सॉल्यूट क्या होते थे, सॉल्यूट डाइमराइजेस, तो n का मान कितना होगा 2। डाइमराइजेस का मतलब होता है कि 2 मॉलिक्यूल जो होंगे ये मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। अब वैल्यू रखो, अल्फा बराबर I का मान निकालना है, ये हो जाएगा कितना, नहीं सॉरी I का मान तो हमारे पास आ ही गया, I हो गया 0.504 -1 अपॉन 1/2 -1, और इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा का मान आ जाएगा आपका 0.992, और ये होगा परसेंटेज एसोसिएशन, ये बराबर हो जाएगा कितना, अल्फा इंटू 100 यानी 0.992 इंटू 100, और ये होगा 99.2%। यानी बेंजोइक एसिड बेंजीन में 99.2% क्या होंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये डाइमराइज करेंगे। हमने पहले भी कहा था या एग्जाम्पल में भी लिए थे कि अगर 100% आयोनाइज हो जाता था, अगर सॉल्यूट 100% आयोनाइज होते थे और एक सॉल्यूट मिलकर 2 सॉल्यूट का निर्माण करते थे, जैसे KCl था, ये आयोनाइज होकर K++Cl का मान ये में परिवर्तित होते थे। तो अगर n का मान कंप्लीट 2 हो जाए तो उस स्थिति में जो
एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता था ये आधा हो जाता था, और एसोसिएशन में अगर n का मान ये कंप्लीट एसोसिएट कर जाए तो फिर उस स्थिति में मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता, डबल हो जाता। इसको देखो, ये मॉलिक्यूलर मास कितना था, एक 122, अगर 99.2 है तो ये कितना हो गया 242, और अगर मान लीजिए ये 100% हो जाता तो जस्ट 122 का क्या हो जाता, 244 हो जाता मॉलिक्यूलर मास। और इस तरह से अगर सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट कर जाते हैं तो भी हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ज्ञात कर सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। और इस तरह से ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये हमको नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट के साथ साथ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट पर भी हम लोग इसको एप्लीकेबल कर देते हैं। तो ये आपका होता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड भांट ऑफ फैक्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।